ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सॉल्यूशन में आगे बढ़ें, अपने चैप्टर में, सॉल्यूशन चैप्टर में आगे बढ़ें उससे पहले हम कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि 11th के हैं और हमें इस चैप्टर में यूज करने हैं, तो हम उसको आपको बता देते हैं। अगर आपको पहले से आता है देन वेरी गुड, नहीं आता है तो आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। जिसमें प्रैक्टिस की जरूरत होगी आप मुझे बताएंगे, मैं उसकी प्रैक्टिस में करा दूंगा। लेकिन हाँ, आप मान के चलेंगे हम इतनी सारी चीज़ें पहले से आनी चाहिए। अब मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमें सीखना है, एक टर्म होता है इवापोरेशन और एक टर्म होता है वेपराइजेशन। आपने दोनों के बारे में सुन रखा होगा। वेपराइजेशन की स्पेलिंग पहले जो होती उसमें यहाँ पर यू भी होता था, अभी नहीं है, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। जैसे कलर की स्पेलिंग दो होती है, पहले जब हम पढ़ते थे तो COLOUR था, बट नाउ डेज वी आर यूजिंग COLOR। इन द सेम वे वेपराइजेशन के अभी जो आप स्पेलिंग ढूंढेंगे ना, तो आपको बुक्स वगैरह में यही मिलती है। दोनों ही प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस। दोनों में लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है? गैस में। लेकिन दोनों ही अलग है। अब कैसे अलग होंगे ये डिस्कस करना है हमें। तो इवापोरेशन की अगर मैं बात करूं तो लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होने के लिए कोई भी फिक्स टेम्परेचर नहीं चाहिए। मतलब एट एनी टेम्परेचर इट हैपेंस। बस अगर आप हीट कर रहे हैं ना, तो कितना वो टेम्परेचर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इवापोरेशन होता रहेगा। वहीं पर अगर मैं वेपराइजेशन की बात करूं तो इसमें भी लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। लेकिन ये हमेशा एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं वाटर की, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे पास वाटर की। सो वी हैव लिक्विड एज वाटर। हमारे पास एक लिक्विड है जिसको हम एज अ वाटर यूज कर रहे हैं। तो हमें पता है कि अगर हमारे ग्राउंड फ्लोर पर वगैरह पर, जैसे कि ज़मीन वगैरह पर अगर पानी गिर जाता है, मान लीजिए ये हमारा फ्लोर है और इसके ऊपर कुछ ऐसे मान लीजिए ड्रॉप्स ऑफ वाटर गिर जाते हैं, आपको पता होगा कुछ ही देर के बाद ये गायब हो जाता है वहाँ से। इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर में, पहली चीज़। अब जैसे ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, दूसरी केस क्या होती है कि आपके पास एक ओवन है, ये गैस स्टोव है, इस पर आपने कंटेनर रखा और इसके अंदर भी वाटर भर दिया आपने, एंड आप इसको यहाँ से हीट कर रहे हो। तो आपको पता है एक टाइम आएगा जब ये बॉयल होने लगेगा, इट विल स्टार्ट बॉयलिंग। और जब ये बॉयल होगा तब भी ये लिक्विड पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। लेकिन दोनों में अंतर है, ये जो वाटर से वाटर वेपर बना है वो रूम टेम्परेचर पे ही हो गया था। और अगर मैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करूँ तो हम 27 डिग्री सेल्सियस के अराउंड लेके चलते हैं। अगर समर डेज है तो आप इसको 35 से 40 के आसपास मान लीजिए। और मैं इस बॉइलिंग की बात करूँ तो आपने पढ़ा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। अब समझिए, अगर रूम टेम्परेचर 40 है तब भी वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, और ये 100 है तब भी वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ। लेकिन दोनों में अंतर है, ये 40 था तब भी हो गया, ये 38 डिग्री सेल्सियस रहता तब भी होता। अब मान लीजिए हमारे पास विंटर सीजन चल रहा है, तो विंटर सीजन में जो टेम्परेचर होगा वो तो काफ़ी कम होता है, लेकिन उसमें भी अगर पानी गिर जाए हमारे फ्लोर पर तो कुछ देर के बाद वो भी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ वाला जो हिस्सा हमें दिख रहा है, ये वाला, इस वाले हिस्से में वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्जन किसी भी टेम्परेचर पे हो रहा है, कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है, इट्स हैपनिंग एट एनी टेम्परेचर। और इसमें जब आप देखेंगे तो ये हमेशा कहाँ पर होगा? सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि इट इज हैपनिंग एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। अब ये जो लिक्विड से गैस में कन्वर्जन था दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन, एंड दिस इज कॉल्ड वेपराइजेशन, जिसका एक और नाम होता है, आप उसको बोलते हैं दैट इज बॉइलिंग। तो बॉइलिंग या इवापोरेशन दोनों, पहली बात तो सेम है, सॉरी, बॉइलिंग एंड वेपराइजेशन दोनों सेम है, इवापोरेशन अलग है। और दोनों में डिफरेंस क्या है? इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर होता रहता है, बस थोड़ी सी हीट मिल जाए वो अपना होता रहेगा। लेकिन बॉइलिंग या वेपराइजेशन हमेशा एक फिक्स टेम्परेचर पर ही होगा। अगर मैं बात करूं वाटर की तो फिक्स है कि 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, अगर मेरे पास एक कंटेनर है
उसमें मैंने वाटर लिया है और मैं इसको 90 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर रहा हूँ। मैंने थर्मोमीटर से मेजर कर लिया, इट वाज 90 डिग्री सेल्सियस। तो ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा नहीं होगा? होगा। अगला सवाल, ये जो कन्वर्ट हो रहा है इसके लिए टेम्परेचर जो 90 डिग्री सेल्सियस है, क्या ये 100 के बराबर है? नहीं है। नहीं है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो सकता है, इवापोरेशन का या वेपराइजेशन का? इवापोरेशन का। अगर मैं टेम्परेचर को 70 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो ये प्रोसेस होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है? इवापोरेशन का। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स। आपने देखा होगा हम क्लॉथ लाइन पे जब हम कपड़े वगैरह डाल देते हैं तो कुछ देर के बाद वो कपड़ा सूख जाता है, सन की जो सनलाइट आती है उसको सूख जाता है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ इवापोरेशन या बॉइलिंग? इवापोरेशन। अगर मैं कुछ वाटर बॉडी, स्मॉल वाटर बॉडी की बात करता हूँ, जैसे कि पॉन्ड्स, हाँ तालाब ले सकते हैं, वेल्स ले सकते हैं, कुआं, आपने देखा होगा समर डेज में जनरली ये सब सूख जाते हैं। तो ये जो सूखा यानी कि पूरा वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना किसका एग्जांपल रहा होगा, वेपराइजेशन का या फिर इवापोरेशन का? इवापोरेशन का, क्योंकि उनको होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर तो नहीं मिला होगा। सो दैट वाज द एग्जांपल ऑफ इवापोरेशन। मुझे लगता है अब इवापोरेशन और वेपराइजेशन में कोई डाउट नहीं रह गया। आप अगर कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं। ठीक है। अब मैं अगर समराइज करूँ तो आपको बस इतना याद रखना है कि इवापोरेशन में भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, वेपराइजेशन में भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, बट दोनों में अंतर है। इवापोरेशन हैपेंस ओनली एट एनी टेम्परेचर, कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है, बट वेपराइजेशन ऑलवेज हैपेंस एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। अभी बस इतना ही समझना आपको। अगली चीज जो हमें समझनी है, इसी का एक रिवर्स केस होता है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, द प्रोसेस इन विच a gas converts into liquid on cooling। अब मैं ऑन कूलिंग क्यों कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। तो मेरे पास गैस के पार्टिकल्स हैं, पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, नहीं तो गैस के पार्टिकल्स उड़ जाएंगे। ये पार्टिकल्स किसके हो गए, मेरे पास गैस के। मुझे इनको लिक्विड बनाना है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि जब भी ये लिक्विड बन जाएगा तब उसके पार्टिकल्स मुझे ऐसे मिले होंगे। एक बार काउंट कर लेते हैं पार्टिकल्स, 1 2 3 4 5 6 7 है, उसमें 8 हो गए। ठीक है, एक पार्टिकल और कहीं बना लेते हैं इसमें ऐसे। ये एग्जाम्पल किसका हो गया मेरे लिए, गैस का, एंड दिस इज फॉर लिक्विड। अगर मैं पार्टिकल लेवल पर देखूं तो गैस और लिक्विड में बस थोड़ा सा अंतर है कि गैस में फोर्स कम है, पार्टिकल्स दूर है। लिक्विड में फोर्स थोड़ा सा गैस से ज़्यादा है और पार्टिकल्स क्या है, पास है। क्या समझ में आया गैस और लिक्विड का अंतर? गुड। अब मेरे पास जो गैस है, अगर मैं इसको हीट करता तो क्या ये पार्टिकल्स पास आते हैं, दूर चले जाते हैं? तो आंसर नहीं। अगर आप इसको हीट करेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, हाँ, दूर होंगे। मुझे लिक्विड बनाना है यानी इनको पास लेके आना है, तो मुझे हीटिंग करना पड़ेगा, कूलिंग करना पड़ेगा? दैट्स गुड। तो ये ही हमारा कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन में क्या होगा, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा ऑन कूलिंग। अब जैसे भी एक तो तरीका हो गया कूलिंग, एक और तरीका है। अब मान लीजिए मेरे पास कहीं से गैस के पार्टिकल्स थे और वो ऐसे पड़े हुए थे, बेचारे सब घूम रहे थे, और मैं इनको लिक्विड बनाना चाहता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ बेचारे ऐसे हो जाए, 1 2 3 6 7 8 4 5 6 7 8 ऐसे बन जाए। इसके लिए मुझे क्या समझ में आया कि इनकी काइनेटिक एनर्जी पहले मान लेते KE1 था और इसकी काइनेटिक एनर्जी KE2 है। तो पहला सवाल कि दोनों में किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, 1 की 2 की? काइनेटिक एनर्जी गैस की ज़्यादा होगी कि लिक्विड की? नहीं, गैस की ज़्यादा होगी। गैस में पार्टिकल्स के बीच का फोर्स, हाँ, काइनेटिक एनर्जी गैस की ज़्यादा होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ ऑफ mv²। ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है।
अब अगर मैं किसी भी तरीके से, एक तो तरीका होगा मैं कूल करूँ तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। अब मैं किसी भी तरीके से अगर इन गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को कम कर दूं तो क्या पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आने लगेंगे? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है यानी कि उसके पास वेलोसिटी है, तो उसके पास एक एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इन शॉर्ट, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल रनिंग ऑफ फैन, फैन चल रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं दौड़ रहा हूँ तो मेरे पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। बस चल रही है तो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। और अगर बस रुकी है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो है। मतलब जो चल रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, जो नहीं चल रहा है उसके पास नहीं है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है दैट इज हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर। एम इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी। अब मैंने कहा अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है तो आपको पता है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। जीरो का स्क्वायर जीरो, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी हमेशा कैसी होगी? जीरो होगी। अब हमें समझ में आता है कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली? डायरेक्टली है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को मैं बढ़ा दूं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब मैं कह रहा हूं कि जो गैस के पार्टिकल्स वो तो तेज घूमते हैं, तेज घूमते हैं यानी कि उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अब मैं किसी भी तरीके से अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी कम कर दूं तो क्या पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आने लगेंगे? और अगर वो पास आ जाते हैं तो क्या चांसेस हैं कि वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए? वेरी गुड। यानी कि मुझे एक बात समझनी है कि अगर गैस से लिक्विड बनाना है तो काइनेटिक एनर्जी कम होनी चाहिए, और अगर लिक्विड को गैस बनाना है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? अब काइनेटिक एनर्जी कम करने का सबसे आसान तरीका होता है हम चीज़ों को ठंडा कर दें। ठंडा करेंगे तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी घट जाती है। एक और तरीका हमारे पास, अब मान लीजिए ये पार्टिकल पहले, ये वाला अगर पार्टिकल की बात करूं 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा था मान लीजिए, और ये गलती से इसमें आगे टकरा गया। जब ये टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी 10 से कम हो जाएगी, 10 से ज़्यादा होगी या उतनी रहेगी? हाँ, हम ऐसे समझते हैं कि एक रूम है, वो खाली पड़ा हुआ था, मैं दौड़ रहा था, तो मेरी इसमें वेलोसिटी थी मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड। और फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद उसमें क्लास में बच्चों ने बेंचेस लगा दिए, ढेर सारे बेंचेस। अब मैं जब दौड़ रहा था इससे कभी कभार टकरा जा रहा था। जब मैं टकरा जाऊंगा तो मेरी वेलोसिटी 2 से कम हो जाएगी या 2 से ज़्यादा हो जाएगी या उतनी ही रहेगी? हाँ, मेरी कम हो जाएगी। मुझे बाकी बेंचेस से कोई लेना नहीं, मैं अगर अपनी वेलोसिटी की बात करूँ तो कम हो जाएगी। यानी कि मुझे समझ में आता है अगर ये जो पार्टिकल्स घूम रहे हैं, अगर ये पार्टिकल्स इस कंटेनर से टकराते रहे तो एक तो तरीका हो सकता है कि कंटेनर चलने लगे, तो ये पार्टिकल्स की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती कि कंटेनर चलना लगे। अब ऐसा तो नहीं हुआ कि अगर मैं एक सिलेंडर ले लूँ उसमें गैस भर दूँ तो मेरा सिलेंडर ही चलना शुरू कर दे। ठीक है, अब उसके पार्टिकल्स, मान लीजिए ये वाला पार्टिकल इससे टकराया तो इसकी वेलोसिटी लगातार क्या होगी? घटेगी। अगर घटी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी कम होगी? कम होगी। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरे पास कोई एक कंटेनर है, ये बड़ा सा कंटेनर मैं बनाता हूं, और इस कंटेनर में मैंने गैस के पार्टिकल्स भरे हैं। सारे पार्टिकल्स किसके हैं? गैस के। तो बताइए ये पार्टिकल्स ऐसे रुके होंगे, मस्त घूम रहे होंगे, घूम रहे होंगे, सब इधर उधर कहीं भी घूम रहे होंगे। जरूरी नहीं है कि मैं जैसा बना रहा हूँ वैसे ही घूम रहे हूँ, किधर भी घूम सकते हैं, इनकी डायरेक्शन वगैरह कुछ भी फिक्स नहीं है। जब ये दीवार से टकराएंगे, जो वॉल ऑफ कंटेनर है, हम इसको बोलते हैं वॉल्स, जब ये वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकराएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी घटी तो चांसेस हैं कि ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगेंगे? लिक्विड में। बोलिए ये बात समझ में आ गई? हाँ, ये चांसेस थोड़े कम होते हैं। अगर मुझे गैस को लिक्विड बनाना है तो सबसे आसान तरीका होता है हम उसको कूल कर दें, क्योंकि हम कूलिंग करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बहुत तेज़ी से घट जाती है।
लेकिन अगर मैं ना भी कूल करूं तो भी मेरे कुछ पार्टिकल्स आपस में टकरा टकरा कर अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करेंगे और वो भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन इसकी स्पीड कम होगी और कूलिंग करने पर उसी की स्पीड ज़्यादा होगी। बात समझ में आ गई पूरी? वेरी गुड। अगली चीज़ हमें जो समझनी है वो है गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड एक टॉपिक। अब मुझे नहीं पता आपने थर्मोडायनेमिक्स में ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मैं मान के चलता हूँ आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी अब मैं जो रिलेशन लिखूंगा आपको इस रिलेशन को अच्छे से याद रखना है। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट था, वो आपको समझ में आ गया, अब आपको याद रह जाएगा। लेकिन अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा 2 और वो फॉर्मूले को आपको नोट करना है और अच्छे से याद करना है। यानी कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा पेज ब्लैंक होता है आप उसको पर नोट पे लिखेंगे और उसको डेली 1-2 बार पढ़ेंगे आप। पहला रिलेशन हमें लिखना है दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब मैं बताता हूँ ये क्या है। डेल्टा का मतलब चेंज होता है, जी स्टैंड्स फॉर गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी का मतलब हीट। कई सारे रिएक्शन होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, बहुत से रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज होती है। यानी कि मेरे जो रिएक्शंस हैं वो 2 टाइप की होती हैं हीट के बेसिस पर। एक होती हैं एंडोथर्मिक, हाँ मैं बता दूंगा। एक रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक, दूसरी रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। फिर से सुनते हैं। ये जो डेल्टा जी है, जी गिव फ्री एनर्जी होती है, डेल्टा जी का मतलब चेंज इन गिव फ्री एनर्जी है। बस ये नाम है, बस आपको इसको ऐसे याद रखें, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो डेल्टा एच है हम उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी का मतलब आप मान लो अभी एनर्जी से है। अब अगर मैं बात करूँ रिएक्शंस की तो रिएक्शन 2 टाइप की होती हैं। एक वो रिएक्शन होती है जो एंडोथर्मिक होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, और एक वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपने क्लास 10 में एक एक्सपेरिमेंट किया बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का, ऐसा कुछ किया नहीं आपने, कोई बात नहीं। अगर मैं कार्बन का मतलब कोल ले लीजिए, इसका कंबस्टन कराऊं, कंबस्टन का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, इसको जलाऊं तो मुझे हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट रिलीज होगी। अब इसको कैसे पहचाने? तो सबसे पहली बात कहोगे सर मुझे हीट करना पड़ेगा तब वो जलेगा, यानी कि हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब। फिर जब वो जलेगा तो मुझे CO2 गैस मिलेगी और उसके साथ साथ ढेर सारा हीट भी मिलता है। कोयला जलाते हैं तो हीट मिलती है, तो यानी कि हीट एब्जॉर्ब भी हो रहा और हीट रिलीज भी हो रही है। तब एक डाउट आता है कि ये रिएक्शन कैसी होगी? फिर एब्जॉर्ब हो रहा है इसका मतलब मैं यहाँ से कहूँगा एंडोथर्मिक है, यहाँ रिलीज हो रहा है इसका मतलब मैं कहूँगा एक्सोथर्मिक है। अब एक ही रिएक्शन दोनों तो नहीं हो सकती, तो जब भी आपके ऐसे सवाल आ जाए जिसमें कि आपको हीट एब्जॉर्ब और रिलीज दोनों दिख रहा हो, तब चेक करिए किसकी अमाउंट ज़्यादा होगी। अगर एब्जॉर्ब की ज़्यादा होगी तो एंडोथर्मिक बोल देंगे और रिलीज की ज़्यादा होगी तो एक्सोथर्मिक बोल देंगे। आप बता सकते हैं अगर मैं कोयले को जलाऊं तो मुझे हीट देना पड़ेगा और जब वो जलेगा तो मुझे हीट देगा, कौन सी हीट ज़्यादा होगी? जो मैं दूंगा या जो वो मुझे देगा? जो हीट हमें मिलेगी क्या वो ज़्यादा होगी? यानी कि ये ओवरऑल कैसा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक? वेरी गुड, एक तो ये समझ में आ गया हमें। एक्सोथर्मिक के लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू आती है वो हमेशा नेगेटिव आती है। अब इसको कैसे समझेंगे? अब मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन थी, मैं रिएक्शन लिखता हूँ A + B गिव C। कोई भी एक रिएक्शन है जिसमें A और B मिलकर क्या बनाते हैं? C। इसके पास जो पहले एनर्जी थी मान लीजिए कितनी थी? 5 किलो जूल पर मोल, ऐसे मान लीजिए वैल्यू। अब थोड़ी देर बाद जब इसकी वैल्यू आई तो वो वैल्यू कितनी आ रही थी? अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसकी हीट एब्जॉर्ब हुई होगी, रिलीज हो गई होगी। तो इसके पास जो प्रोडक्ट बना है उसके पास 5 किलो जूल एनर्जी बची होगी या थोड़ी कम हो गई होगी? अगर आपके पास 100 रुपये है और आपने कुछ पैसे खर्च कर दिए तो आपके पास पैसा ज़्यादा बचेगा कम बचेगा? कम बचेगा। यानी कि अगर इसने हीट रिलीज किया तो मान लीजिए मैंने कि 4 किलो जूल पर मोल बचा हुआ था,
अब मुझे कहेगा डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ईपी माइनस ईआर। प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। तब प्रोडक्ट का कितना आएगा? 4, रिएक्टेंट का कितना था? 5, यानी वैल्यू कितनी आएगी? -1। वैल्यू कितनी आएगी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी एक्सोथर्मिक के लिए? सो आंसर इज यस, क्योंकि एक्सोथर्मिक में क्या होगा, रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज़्यादा था, उसने एनर्जी रिलीज कर दिया, यानी कि प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम हो गई। तो अगर एनर्जी घट रही है तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? फिर से सुनिए, अगर मेरे पास 100 रुपये है और मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? घटेगी, यानी कि मैं पॉजिटिव हो रहा हूँ कि नेगेटिव हो रहा हूँ? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब मैं घट रहा हूँ, पॉजिटिव का मतलब मैं बढ़ रहा हूँ। अब अगर मैं बात करूँ एंडोथर्मिक एग्जाम्पल की, तो एंडोथर्मिक में क्या होगा, मान लीजिए फिर से रिएक्शन है मेरी, A+B गिव्स C। तो इसके पास एनर्जी थी मान लीजिए 5 किलो जूल पर मोल। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, वो मुझसे हीट लेगा, मुझे हीट देगा। हाँ, हम देंगे, यानी कि रिएक्शन हीट को ले लेगा अपने अंदर। मान लीजिए मैंने 1 किलो जूल पर मोल एनर्जी दे दी, तो बताओ प्रोडक्ट के पास कितनी एनर्जी हो गई होगी, 4 या 6? 6 हो जाएगा। क्या मुझे इसके लिए डेल्टा एच लिखना होगा? तो मैं लिख सकता हूँ ईपी माइनस ईआर, फिर से प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, ये हो जाएगा 6 - 5, यानी कितना हो गया? 1 किलो जूल पर मोल। इन शॉर्ट, क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी? और रिएक्टेंट की कम होगी। और जब भी मैं इनका डेल्टा एच निकालूंगा तो ईपी माइनस ईआर में, क्योंकि ईपी की वैल्यू बड़ी है तो हमेशा डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। बोलिए, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं समराइज करता हूँ मुझे क्या क्या याद रखना है। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब मैं फिर से बताता हूँ ये वैल्यू क्या क्या है। ये जो डेल्टा है उसका मतलब चेंज होता है, जी का मतलब है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स एनर्जी भी आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। जो डेल्टा एच है इसका मतलब है एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, इसका टेक्निकल नेम है एंथैल्पी। इन जनरल वर्ड आप इसको एनर्जी बोल सकते हैं। और डेल्टा एच की दो तरह की वैल्यू आ सकती है, एक हो सकता है पॉजिटिव और एक हो सकता है नेगेटिव। अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक? सो आंसर इज एक्सोथर्मिक। अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब आंसर विल बी एंडोथर्मिक। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगली चीज, ये टी क्या है हमारे लिए? सो टी इज द टेम्परेचर। अब डेल्टा का मतलब फिर से चेंज है, एस को बोलते हैं हम एंट्रोपी। कभी भी आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस एंट्रोपी का मतलब आप याद रखिए रैंडमनेस। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा रैंडम है उसी को हम बोलते हैं एंट्रोपी। अगर रैंडमनेस ज़्यादा है तो एंट्रोपी ज़्यादा होगी और रैंडमनेस कम है तो एंट्रोपी कम होगी। रैंडमनेस का मतलब वो पैटर्न में नहीं होगा, वो टेढ़े मेढ़े होंगे, कहीं भी पड़े होंगे। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल में पूछूँ लिक्विड और गैस, किस में रैंडमनेस ज़्यादा होगी, लिक्विड में कि गैस में? गैस में। यानी कि अगर मैं इससे पूछा जाए कि एंट्रोपी लिक्विड और गैस में किसकी ज़्यादा होती है तो मैं क्या बोलूँगा? गैस की ज़्यादा होगी। अगर कोई एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा तो उस केस में एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर हो गया। बाकी आपको डेटा उठा के चेंज करना ले, वो आपको दिया रहता है, आपको कुछ भी करना नहीं है उसमें। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं। तो आपको सबसे पहली चीज जो याद रखनी है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसका एक और फॉर्मूला होता है दैट इज डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। ये देखिए डेल्टा जी का मतलब बड़ा चेंज,
और इस डी का मतलब छोटा चेंज। जैसे आपने पढ़ा होगा एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ऐसा सुना कभी आपने वेलोसिटी वगैरह में? एक होता है एवरेज वेलोसिटी, एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज में आप क्या करते हो कि मान लो अपने घर से चले मार्केट गए, तो कुल कितना एवरेज आया वैसे निकाल लेते हो, मतलब कम से कम 4-5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट या 2 मिनट के लिए निकालते हो। और कई बार हमसे क्या होता है, हम गाड़ी चला रहे होते हैं, कोई पूछता बताओ स्पीड कितनी है, तो हम क्या करते हैं तुरंत देख लेते हैं स्पीडोमीटर में और वहां से बता देते हैं। तो स्पीडोमीटर मुझे कौन सी स्पीड देता होगा, एवरेज की इंस्टेंटेनियस? हाँ, वो तुरंत का बताता है ना, वो इंस्टेंटेनियस है, वो बताता है कि आप जब देख रहे हो तब कितनी है एग्जैक्ट। तो ठीक है, ये जब डेल्टा का मतलब बड़ा चेंज है, डीजी का मतलब छोटा चेंज है, बस इतने से अभी मतलब रखिए, ज़्यादा की जरूरत नहीं है हमें। तो डीजी की वैल्यू होती है वी डी पी माइनस एच डी टी। हाँ, छोटा चेंज है, छोटा चेंज मतलब बहुत छोटा है, मतलब वो सेकेंड से भी कम है, मतलब माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड में होगा, ऐसा कुछ। अब हम बात करते हैं वी क्या है। सो वी इज कॉल्ड वॉल्यूम। अब बताइए पी क्या हो सकता है, तो पी इज प्रेशर। अगली चीज, ये डीपी का मतलब क्या हुआ, क्या बच्चे? हाँ हाँ, गिव्स फ्री एनर्जी का ही है। यहाँ पर वो डेल्टा एच और एस के टर्म में था, और यहाँ पे जो है वो वॉल्यूम और प्रेशर के टर्म में है। जैसे हमने मोलैरिटी के दो फॉर्मूले पढ़ लिखे थे। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था N1/V3 इन लीटर, फिर हमने पढ़ा था W1 इंटू 1000 अपॉन MM1 इंटू V3 इन ml। दोनों ही फॉर्मूले किसके हैं, मोलैरिटी के। ये मोल्स ऑफ सॉलिड के फॉर्म में था और ये मास ऑफ सॉलिड के फॉर्म में है। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। वैसे ही यही चीज ये भी लिखा हुआ है। अब हम क्या लिखे थे, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। तो डी जी तो हो गया हमारा चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, छोटा चेंज। वी हो गया हमारा वॉल्यूम। पी से होता है प्रेशर। अब बता सकते हैं डीपी का मतलब क्या हुआ, छोटा प्रेशर, ज्यादा मतलब बड़ा प्रेशर, स्मॉल प्रेशर, मतलब प्रेशर में जो चेंज हुआ ना वो बहुत छोटा सा है। एस क्या है, एंट्रोपी, अभी हमने पढ़ा था। एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस है और कुछ नहीं। ये जो टी है वो टेम्परेचर है, तो डी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है वेरी लेस चेंज इन टेम्परेचर। पर चेंज इन टेम्परेचर है लेकिन वो बहुत कम है। अगर ज्यादा चेंज होता तो हम उसको क्या लिखते, डेल्टा टी लिखते। अभी मैं जो बता रहा हूँ उस हिसाब से आपको बस इतना याद रखना है कि स्मॉल डी का मतलब छोटा चेंज और डेल्टा का मतलब बड़ा चेंज। तो पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। दूसरी चीज, डेल्टा एच की दो वैल्यू हो सकती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक, और नेगेटिव का मतलब रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। अगर डेल्टा एच का फॉर्मूला पूछा जाए तो वो होता है ई पी माइनस ई आर, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको पता रहेगा देन वेरी गुड। अगले चैप्टर्स में हमें यूज करना होगा। अगला है हमारा डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। ये भी क्लियर हो गया। अब मैं एक बार सारे का नाम क्लियर करा देता हूँ आपको। बताइए ये क्या है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ये है टेम्परेचर, और ये है चेंज इन एंट्रोपी। ये है हमारा छोटा चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, ये है वॉल्यूम, ये है छोटा चेंज इन प्रेशर, ये है एंट्रोपी, और ये है छोटा चेंज इन टेम्परेचर। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अगली चीज हमें जो सीखनी है वो ये है कि अगर मैं कोई एक रिएक्शन लिख रहा हूं तो उस रिएक्शन में वॉल्यूम का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम, और एंट्रोपी का मतलब होता है चेंज इन एंट्रोपी। यानी कि अगर मान लो आपको एक रिएक्शन यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप ये वाला यूज कर रहे हो, इस रिएक्शन इस फॉर्मूले में अगर आप देखें तो वी को क्या लिखा है, सिंपल सा वी।
तो अगर कभी आप किसी रिएक्शन के लिए लिखोगे ना तो V को क्या कर दोगे आप, डेल्टा V, और S को क्या बना दोगे, डेल्टा S। बात समझ में आ गई? ये पहली बात याद रखनी है, ये दूसरी बात याद रखनी है, ये तीसरी बात। अभी मैं जितनी भी बात बताऊंगा सब ढेर सारी बातें हैं जो हमें याद ही रखनी है। ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं चौथी बात के लिए। उसमें हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। ये आपका चैप्टर नंबर 7 था 11th में। कोई बात नहीं, नहीं याद है टेंशन ना लें। पहली चीज इक्विलिब्रियम ऐसे आती लिखी हो जाती है, A गोज टू B। मान लीजिए ये रिएक्शन है। इक्विलिब्रियम पहचानने का सबसे आसान तरीका ये वाला सिंबल है। इस सिंबल को हम बोलते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है वापस लौट सके, यानी कि ये बता रहा है, ये वाला ऊपर वाला बता रहा है कि A किस में कन्वर्ट हो रहा है, B में, और नीचे वाला बता रहा है कि B किस में कन्वर्ट हो रहा है, A में। बोलिए समझ में आ गया? कई बार कुछ किताबों में आपको ये ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, ये ऐसे। इसका मतलब ये कि है कि ये बता रहा है कि A किस में कन्वर्ट हो रहा है, B में, और ये बता रहा है B किस में कन्वर्ट हो रहा है, A में। यानी कि आपको एक बात समझ में आ गई, कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि कुछ ऐसे रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि आपका क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, मतलब दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन बढ़ रही हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस। यहां तक क्लियर है? अब जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं उसमें दो तरह की डायरेक्शन होती है। एक डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन, और एक होती है उसको हम बोलते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन। आप इस रिएक्शन को देख के बताइए फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ, A B में कन्वर्ट होगा या B A में? बहुत अच्छे। और बैकवर्ड का मतलब B A में कन्वर्ट होगा। अब मान लीजिए मैं एक दो रिएक्शन लिखता हूँ। मान लीजिए A प्लस B गिव्स C, और मुझे इसके लिए ना कुछ ये लिखनी होती है। एक होता है Kc लिखना। Kc का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूँ Kc, तो Kc का मतलब कंसंट्रेशन है, तो आप इसको लिखते हो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो बताओ प्रोडक्ट में क्या है, क्या C है मेरे पास, तो आप इसको लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ C। ये कंसंट्रेशन का सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ कंसंट्रेशन। इसको आप एक्टिव मास भी बोलते हैं। हाँ, मैं अभी और प्रैक्टिस कराऊंगा, इस पर घबराए नहीं। बस समझे कि अगर आपको Kc लिखना है तो पहली बात तो C का मतलब कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का मतलब वही मोलैरिटी से है, ठीक है। उसका सिंबल होता है ये वाला डब्बा, बिग ब्रैकेट। तो ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन। अब हम आएंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में मेरे पास क्या है, A है कि B है? दोनों है, दोनों रिएक्टेंट है। तो मैं लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ये बात समझ में आ गई? अब मैं अगर इसके लिए Kp लिखना चाहूँ, समझिएगा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कंसंट्रेशन के टर्म में, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है लेकिन ये प्रेशर के टर्म में। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। मैं यहाँ पे इसे डब्बा बना देता हूँ कंसंट्रेशन, और ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। हाँ बोलिए क्या करें? अभी मैं और कराऊंगा, आप बस थोड़ा सा सुनते रहे, क्योंकि आप एकदम नहीं पढ़े इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, पर मैं अभी कराऊंगा। जब मैं लास्ट में कहूँगा समझ में आ गया, आगे बढ़ूँ, तब आपको बताना कि हाँ सर थोड़ी सी दिक्कत है, अभी और ज़रूरत है। अभी बस थोड़ा सुनते रहिए, क्योंकि थोड़ा नया नया टर्म है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। तो अगर मैं Kp लिखूँ तो मुझे क्या लिखना है, आप सबका प्रेशर लिखने का तरीका वही है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो बताइए प्रोडक्ट में मैं क्या लिखूंगा, Pc, मतलब प्रेशर ऑफ C अपॉन रिएक्टेंट लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रेशर ऑफ A इंटू प्रेशर ऑफ B। अभी मैंने जो कहा वो आपको छोटी छोटी बातें याद हुई हैं बस। Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब मैं एक दो सवाल लूँ आपके लिए। तो सबसे पहला सवाल मैं लेता हूँ, C गिव्स टू D। सबसे पहला एकदम आसान सा, और मुझे लिखना है इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे Kc, और उसके बाद हम लिखेंगे इसका Kp। अगर मैं Kc लिखूं तो Kc कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट।
बताइए इसमें प्रोडक्ट कौन है? डी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन रिएक्टेंट का एक ही है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ बताइए? हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ सी, ये हो गया। अब बताइए केपी अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? हाँ, ये केसी, केसी का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। आप बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके लिए फिर मुझे चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा, और ये चैप्टर पढ़ने का मतलब 1 महीना का टाइम चला जाएगा आपका। बस हमें जितनी ज़रूरत है हम उतनी प्रैक्टिस करके सीख लेंगे और थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रख लेंगे। ये है केसी। आप बताओ केपी को मैं क्या बोलूँगा? फटाफट यहीं से देख के बताइए। चल ठीक है, ये समझ में आया। केसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म्स ऑफ, अच्छा सॉरी, ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये गलत है, कंसंट्रेशन होगा। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी। बस अभी इतना याद रखना है आपको। अगर मैं केपी लिखूं तो बताइए मैं क्या लिखूंगा? हाँ हाँ, ये वाला देखिए, जब भी हम कांस्टेंट लिखते हैं ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हमेशा लिखते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में डी था तो मैंने डी लिख दिया, रिएक्टेंट में सी था तो सी लिख दिया। अभी आप उससे मत चाहिए। अभी केसी को हम क्या बोलते हैं ये समझ में आया आपको? केस, ठीक है। आप बताइए केपी को क्या बोलेंगे? ये पी क्या दिखाता है हमें? नहीं, प्रेशर, ये प्रेशर बताता है और ये कंसंट्रेशन। तो अगर मैं केपी के लिए पूछूं क्या बोलना है तो आप लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर। बोलिए, बात समझ में आई? बोल पाएंगे? बताइए केपी क्या था? हाँ, प्रेशर, बहुत अच्छे। केसी क्या होता है? वेरी गुड, बस अभी इतने की जरूरत है। अगली चीज, जब भी हम कोई भी कांस्टेंट लिखे, चाहे वो कंसंट्रेशन के टर्म में लिखे या प्रेशर में, तो हमेशा हम लिखते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बताइए इसमें प्रोडक्ट कौन है, सी की डी? डी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रेशर ऑफ डी कि कंसंट्रेशन ऑफ डी? यहाँ पे मैं क्या लिखूं, प्रेशर ऑफ डी की कंसंट्रेशन ऑफ डी? तो ये हो जाएगा पी डी अपॉन, बताइए क्या लिखूं? पी सी। बोले, बात समझ में आ गई? पक्का? अब मान लो मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं, P गिव्स Q। बताइए इसके लिए केसी क्या होगा? ओरल बताइए। हाँ, वेरी गुड। बताइए केपी क्या होगा? पक्का क्लियर है? अगला सवाल, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी लेवल को बढ़ाते हैं। ए प्लस बी गिव्स डी, इसके लिए मुझे लिखना है के सी एंड के पी। लिख पाएंगे? बताइए फटाफट, मैं क्या लिखूं? आप बोलेंगे मैं लिखूंगा। के सी क्या लिखूं? हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन, हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। बताइए के पी क्या लिखूंगा? हाँ, अपॉन ए इंटू प्रेशर ऑफ बी। यहाँ तक क्लियर है? अब बताइए केसी क्या होता है, मतलब क्या बोलते क्या है केसी को हम?
हाँ, केपी को क्या बोलते हैं? वेरी गुड। अगला सवाल, P प्लस Q प्लस R गिव्स S प्लस T। फटाफट बताइए, केसी केपी लिख पाएंगे? बोलिए, मैं लिखता हूँ फटाफट। हाँ हाँ, नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ टी होल अपॉन, हाँ हाँ, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ आर। बोलिए, समझ में आया? बताइए, केपी क्या होगा? प्रेशर ऑफ एस इंटू प्रेशर ऑफ टी अपॉन पी इंटू प्रेशर ऑफ क्यू इंटू प्रेशर ऑफ आर। बोलिए, समझ में आया? अब ये रिएक्शन थोड़े से अलग तरीके के हो सकते हैं। अब देखिए कैसे होंगे अलग। अब मैं आपको दे रहा हूँ 2A गिव्स B। अब देखिए अंतर है, पीछे के सारे रिएक्शंस में कोफिशिएंट 1 था, इस बार आपका कोफिशिएंट 1 से ज़्यादा आ गया। और कितना आ गया? 2। अब मैं अगर इसके लिए केसी और केपी लिखूं तो चीज़ें बदलेंगी। और लिखने का तरीका क्या होता है, केसी का हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी, क्योंकि प्रोडक्ट में तो कोई चेंज नहीं है, वैसे लिख लेंगे। और नीचे लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जो नंबर उसके साथ है कोफिशिएंट में, वही नंबर पावर में आ जाएगा। यानी कि हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू द पावर 2। बोलिए, समझ में आया? बोले केपी क्या होगा? हाँ हाँ, प्रेशर ऑफ ए का स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, 3A प्लस 4B गिव्स 5C प्लस 2D प्लस 3E। हाँ ठीक है, इतना काफ़ी है। बोले केसी केपी लिख पाएंगे? बोले केसी क्या होगा फटाफट? एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा एक और बढ़ा देते हैं ना इसको। आप रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इसमें ना एक और बना लीजिए क्यू भी। हाँ बोलिए, क्या कर रहे थे अब आप? हाँ हाँ, सबका लेते हैं। बोलिए, कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज़ टू द पावर 5, कंसंट्रेशन ऑफ डी 2, कंसंट्रेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर 3, कंसंट्रेशन ऑफ क्यू रेज़ टू द पावर, नहीं होगा। बेसिकली होता है, हमें दिखाते नहीं है। वो 1 होता है ना, तो पावर 1 तो लिखते नहीं हम लोग। बताइए, प्रोडक्ट में तो हो गया, रिएक्टेंट में क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज़ टू द पावर 4। बोलिए, समझ में आ गया? केपी बोलिए फटाफट। C रेज़ टू द पावर 4, प्रेशर ऑफ D रेज़ टू द पावर 2, प्रेशर ऑफ E रेज़ टू द पावर 3, प्रेशर ऑफ Q होल अपॉन प्रेशर ऑफ A रेज़ टू द पावर 3, प्रेशर ऑफ B रेज़ टू द पावर 4। बोलिए, समझ में आया पूरा? एक और दूं आपको, चले लास्ट, N1A प्लस N2B गिव्स N3C प्लस N4D। इसके लिए केपी कैसे लिखे फटाफट? तो केसी हो जाएगा, बोलिए फटाफट। कंसंट्रेशन ऑफ C रेज़ टू द पावर N3, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज़ टू द पावर N4 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू द पावर N1, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज़ टू द पावर N2। केपी हो जाएगा प्रेशर ऑफ C रेज़ टू द पावर N3, प्रेशर ऑफ D रेज़ टू द पावर N4 अपॉन प्रेशर ऑफ A रेज़ टू द पावर N1, प्रेशर ऑफ B रेज़ टू द पावर N2। क्लियर है कि इतनी बात हमें समझ में आ गई? अब हम आगे बढ़ सकते हैं।
ठीक है, एक तो ये चीज़ आपको लिखने आनी चाहिए, वो आपको आ गई। अगली चीज़ आपको आना चाहिए कि इक्विलिब्रियम जब हम आ जाता है तो इक्विलिब्रियम पर आने के बाद, जैसे मान लीजिए मैं ये वाले रिएक्शन की बात करूं, तो इसका मतलब ये है कि जितने P प्लस क्यू प्लस आर मिल के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। बेसिकली मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आसान रहेगा। R गोज टू P, यहाँ पर R मेरा रिएक्टेंट है और P क्या है, प्रोडक्ट। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो इक्विलिब्रियम आने पर रिएक्शन कभी बंद नहीं होती है, रिएक्शन होती रहती है, लेकिन जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है उसी स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ जाएगा। मतलब आप ऐसे समझिए कि आप के पास पैसे नहीं थे, आपको पापा ने कुछ पैसे दे दिए, मान लीजिए 100 रुपये, और 100 रुपये आके आप इक्विलिब्रियम पर आ गए। इक्विलिब्रियम का मतलब अब आप खुश है, अब आपको ना ज़्यादा चाहिए ना उससे कम चाहिए। अब 100 रुपये में आप 10 रुपये खर्च करते हो और आपको पापा 10 रुपये दे देते हैं, फिर आप 20 रुपये खर्च करते हो, पापा फिर 20 रुपये दे देते हैं, तो आपकी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रही है कि उतनी है, उतनी है। यही इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम एक बार आ जाएगा तो जिस स्पीड से रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी उसी स्पीड से रिएक्शन कहाँ आती है, बैकवर्ड में। यानी कि आपकी ओवरऑल वैल्यू बढ़ रही होगी घट रही होगी। अगर इक्विलिब्रियम आ गया है तो इसके बाद आपकी वैल्यू जो भी थी, मान लीजिए 100 रुपये थी, वो उससे ज़्यादा होगा उससे कम होगा थोड़ी देर के बाद, बैलेंस रहेगा। यानी कि 100 रुपये था तो 100 ही रहेगा, यानी कि जिस स्पीड से आप पैसा खर्च कर रहे हो उतनी ही आ रहा है आपको। बात समझ में आ गई। और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि इक्विलिब्रियम पर आने के बाद जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है ना, वो 0 हो जाती है। डेल्टा जी क्या था, हाँ, तो आपको एकदम इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट याद रखना है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 कब, इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए आपको दो चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। एक तो ये वाला पेज अच्छे से आपको याद होना चाहिए, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बल्कि एकदम इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ। उसके बाद ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, हाँ, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन तो आप लिख लेते हैं। ये सारी चीज़ें एक अलग पेज में होनी चाहिए जो हमें याद करनी है डेली का डेली। इसमें ये बहुत काम का है हमारा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली चीज़ हमें जो सीखनी है वो है आइडियल गैस इक्वेशन। चलो भाई चेंज हो जाओ, न्यू पेज ले लेते हैं। ओके, लेट्स वेट फॉर सम मिनट्स। ठीक है, आ गया। सो देखिए आइडियल गैस इक्वेशन, ये हमारा 5वां पॉइंट है, दैट इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये हमें याद होना चाहिए, ये एक रिलेशन है और आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे। क्या होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी क्या हो सकता है बताइए, प्रेशर। वी क्या हो सकता है, एन, इसको हाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। बहुत काम का है, बहुत बार हम यूज करेंगे इसको। ये आपके चैप्टर 5 में पढ़ाया गया था क्लास 11th में, गैस स्टेट में। ठीक है, पी से प्रेशर, वी से वॉल्यूम, एन क्या है याद करो, एन, यस वेरी गुड, नंबर ऑफ मोल्स। फॉर्मूला क्या होता है, वेरी गुड। आर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और आर की कुल 3 वैल्यूज है, अलग अलग जगह पर हम यूज करेंगे। आप उसको बस लिख के छोड़ दीजिएगा, जब जरूरत होगी तो मैं बताऊंगा कब क्या यूज करना है। एक होता है 8.314, एक होता है 0.0821 और एक होता है 1.98। और हम इसको 1.98 ना यूज करके हम यूज करते हैं 2 सिंपल सा। और बताइए टी क्या हो सकता है, वेरी गुड, नोट कर लीजिए इसको, ये हमें याद होना चाहिए।
हो गया। अगली, ये भी आप स्टार मार्क करिए, बहुत काम का है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए डायरेक्ट। ठीक है, अगला हमारा 6th पॉइंट है, प्रेशर के कई यूनिट्स होते हैं, हम उसका कन्वर्जन सीखेंगे। समस्या कई बार होती है ना कि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टर्म में प्रेशर दिया रहता है, तो मैं एक रिलेशन लिखूंगा, हम उसको याद रखेंगे। रिलेशन क्या है, 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार, दैट इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁻⁵ पास्कल, दैट इज इक्वल टू 760 mmHg, that is equal to 76 centimeter Hg, and that is also equal to 760 torr। अब देखिए मैंने कई सारे टर्म्स लिखे हैं, पहला लिखा मैंने एटीएम, फिर लिखा मैंने बार, ये है पास्कल, ये है मिलीमीटर मरकरी, मरकरी तो जानते ही होंगे थर्मोमीटर में यूज होता है, ये हमारा सेंटीमीटर मरकरी, और ये हमारा टोर। आपको मिल गए कितने, 1 2 3 4 5, लगभग 5 नए टर्म्स आपको मिले हैं। ये तो लगभग सेम ही है, बस ये मिलीमीटर और सेंटीमीटर का अंतर है। ये 5 यूनिट किसके हैं, तो आंसर इज प्रेशर के हैं। अब आपको इनको कन्वर्ट करने आना चाहिए, तो आपको इस रिलेशन को ऐसे बना लेना है। कोशिश करेंगे अगर आपके नोटबुक पर एक ही लाइन में सब आ जाए तो वैसे लिख लीजिएगा, और इसको याद रखेंगे। एक एटीएम कितने के बराबर होता है, तो 1.013 बार के। वही एक एटीएम कितने पास्कल के बराबर होगा, तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। 1 एटीएम में कितने mmHg होते हैं, 760। 1 एटीएम में कितनी सेंटीमीटर Hg होंगे, 76, या 1 एटीएम में कितने टोर होंगे, तो 760। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेसिक इंटीग्रेशन। आपके मैथ्स में क्या चल रहा है स्कूल में, कैलकुलस चल रहा है या नहीं, या फिर डिटर्मिनेंट्स वगैरह चल रहा है, या मैट्रिक्स वगैरह? मैट्रिक्स चल रहा है, ठीक है। आपने 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा है कैलकुलस, ऐसा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऐसा कुछ? फिजिक्स वाले सर भी तो पढ़ाए होंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, मैं काम की चीज़ आपको बता देता हूँ, बीच में भी बताता रहूँगा जब ज़रूरत होगी, तो ज़्यादा यूज होता है आपके वो फिजिक्स में। आइए देखते हैं। बेसिक इंटीग्रेशन में आपको एक चीज़ यह पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n, ये जो सिंबल है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। इसकी वैल्यू होती है x के पावर n+1 अपॉन n+1। बात समझ में आ गई? फिर से समझे, अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इंटीग्रेशन ऑफ x³ निकालना है, और यहाँ पर आपका dx लिखा रहेगा, dx मतलब मुझे x³ को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो आप क्या करोगे, पावर को बढ़ाते हो। इंटीग्रेट का मतलब होता है चीज़ों को जोड़ना है, जोड़ेंगे तो चीज़ें बड़ी होंगी छोटी होंगी, बड़ी होंगी। तो अगर मुझे बड़ा करना था, पावर बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। वही डिफरेंशिएशन में घटता है, तो ये हो जाएगा पावर x के पावर 4। बोले समझ में आ गया? अपॉन ये जो पावर ऊपर आता है वही पार्ट नीचे आता है, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, x के पावर 4 अपॉन 4। बोले समझ में आ रहा है? अभी मैं आपको दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अगला, t के पावर 7, बताइए इसका आंसर कितना आएगा। यहाँ पर dt लिखा रहेगा साथ में। इसका आंसर क्या आएगा, t के पावर 8 अपॉन 8। बताइए p² dp, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? यस, p³ अपॉन 3। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 19 dx। चलिए आगे देखिए। इसमें जो आपको याद रखना है वो ये है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। ये तो उसके एग्जांपल्स हैं, बस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, में आगे बढ़ूँ। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमें सीखना है, अगर मान लीजिए मुझे कहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसकी वैल्यू। अब बताइए यहाँ पर कुछ नहीं है तो x के पावर कितना होगा?
जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा रहता था, यहाँ कुछ नहीं है, तो वैल्यू कितनी होगी? 0। चलिए मैं समझा ही देता हूँ। हाँ, आप ऐसे लिख सकते हो क्या इसको, 1 इंटू डी एक्स। और आपको पता होगा मैं 1 को x के पावर 0 भी लिख सकता हूँ। आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट में किसी भी नंबर के पावर 0 लगा दो तो 1 होता है। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? x के पावर 1/1, जिसको मैं सिंपल सा x लिख सकता हूँ। तो आपको इसको ऐसे याद रखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x। बताओ इंटीग्रेशन ऑफ dt, t आ जाएगा, सिंपल सा t आ जाएगा। करके दिखाऊं क्या ऐसे? आप यहाँ 1 इंटू डी टी लिखोगे और फिर यहाँ पे 1 को क्या कर दो, टी के पावर 0। हाँ, अब अगला देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, वाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स वाई, एक्स वाई, इंटीग्रेशन ऑफ इसको डी पी क्यू आर। समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको जरूरत नहीं, आप नोट्स में बस लिख लीजिएगा, ये कोई खास नहीं है, इसको याद नहीं करना कुछ इसमें। अगला हमारा इंटीग्रेशन है, ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन काम का नहीं है, अब जो मेरे काम का है बस वो लिखता हूँ, वो है 1/x dx। पीछे वाला सवाल और ये सवाल अलग है। पीछे वाले सवाल में पावर ऊपर था, इस बार वो नीचे आ गया, जो हमारा वेरिएबल है इस बार कहाँ आ गया है? नीचे। तो इसका इंटीग्रेशन होता है ln(x). क्या होता है? ln(x). ln का मतलब है नेचुरल लॉग। घबराए नहीं, मैं अभी आगे वो भी बता दूंगा थोड़ा बहुत। अभी मैं इसको नेचुरल लॉग बोलूंगा तो इसकी वैल्यू हो गई ln(x). अब बताइए इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt क्या आएगा? ln t हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/xy dxy, ln xy। समझ में आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ 1/p dp, ln p। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने जितने भी इंटीग्रेशन कराए हैं ना, उस इंटीग्रेशन में आप सारे वैल्यू में प्लस ही करते हैं, मैथ्स के हिसाब से प्लस ही करना होता है। हम नहीं करेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि हम यहाँ पर लिमिट्स लगाते हैं। यहाँ पर आइए मैं वो वाले सवाल कराता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x², लिमिट है 1 से 3, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो सबसे पहला काम तो आप इंटीग्रेशन करोगे। बताओ x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? समझ में आ गया? अब जैसे ये आएगा ना, आपको यहाँ पे एक डब्बा बनाना है, वही कंसंट्रेशन वाला। यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं है, बस आपको डब्बा बनाना है। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलेंगे फिर? हाँ, अपर लिमिट। वो अप और डाउन वाली बात है। फिर इसको यहाँ लिखेंगे, ये हो गया हमारा 1 और ये हो जाएगा 3। लिख सकते हैं। आप इस 3 को बाहर निकाल दो या फिर यहीं रहने दो चुपचाप। पहला काम करोगे आप, एक बार अपर लिमिट रखोगे, फिर दूसरी बार लोअर लिमिट। तो जब आप अपर लिखोगे तो हो जाएगा 3 का क्यूब। फिर आप करते हैं माइनस और लोअर लिमिट रखेंगे, तो x के जब पे 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, घबराए नहीं, अभी मैं कराता हूँ और सवाल। तो 3 का क्यूब कितना होगा? 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, यानी आंसर कितना आ गया? 26/3। एक सवाल और देखते हैं, उसी पेज पे कराते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा आपके लिए। x के पावर 4 dx और लिमिट है 1 से 2। एक बार आप ट्राई करिए, फिर मैं करता हूँ। चलिए रुकिए, आप बताइए, मैं करता हूँ। तो x से पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? हाँ, आंसर आ जाएगा 31/5।
एक और सवाल कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 3 dx और लिमिट ले लीजिए 0 से 3। ओके, इट्स 4। हाँ, 81/4 कर पाएंगे, मुझे करने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, अब अगली चीज़ जो हमें अगली चीज़ सीखनी है दैट इज लॉगरिदम। बहुत काम का है, आगे के चैप्टर्स में तो बहुत ज़्यादा ही काम होगा। इसकी बात करते हैं अब लॉगरिदम की। सबसे पहली चीज़, लॉगरिदम दो तरीके से लिखा जाता है। एक होता है नेचुरल लॉग, वन इज नेचुरल लॉग एंड सेकेंड वन इज हमारा बेसिक वाला नॉर्मल लॉग, जिसको हम बोलते हैं लॉग बेस 10। आप समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ? पहले पहचानेंगे कैसे। नेचुरल लॉग को हम लिखते हैं ln और लॉग बेस 10 को हम ऐसे लिखते हैं लॉग, और यहाँ पर छोटा सा 10 लिखते हैं। कई बार आपको कुछ किताबों में ln के जगह पर डायरेक्ट ऐसा लॉग लिखा हुआ भी मिल सकता है, तो ठीक है, आप एक्सेप्ट कर सकते हो। बट हम जब ये आदत डालेंगे ना, हम आदत कौन सा डालेंगे? ln लिखने की। आपको नोट्स में मेरे भी ऐसे लिखा हुआ मिल गया है एक दो जगह, वो ऐसे लिखा रहता है लॉग बेस ई। अगर बेस ई है इसका मतलब वो नेचुरल लॉग होता है, और बेस 10 है तो ये वाला नॉर्मल लॉग होता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन हम इससे बचेंगे, हम ये वाला यूज करेंगे। नेचुरल लॉग है तो ln लिखा करेंगे। अब सबसे पहली चीज़ आती है कि हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, दोनों में क्या अंतर है? हाँ, अगर बेस में ई है तो नेचुरल है, और अगर 10 है तो नॉर्मल है। अगली चीज़, अगर सिर्फ ln है तो ई वगैरह नहीं लिखा रहेगा, इसका मतलब ये नेचुरल लॉग। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, बॉक्स के अगले पेज पे लेता हूँ, आपको मैं ये इरेज कर दूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके नोटबुक पे लिखना है। मुझे लगता है 5वां 6वां कौन सा नंबर है ये? हाँ, जो भी नंबरिंग आप एक बार कर लीजिएगा अपने हिसाब से ना। इसी में मैं आगे चीज़ों को कंटिन्यू करूँगा। सबसे पहली चीज़, नेचुरल लॉग और लॉग बेस 10 में मुझे कन्वर्जन आना चाहिए। यानी कि अगर नेचुरल लॉग दिया है और मुझे लॉग बेस 10 बनाना है तो मैं कैसे बनाऊँगा? तो 1 नेचुरल लॉग की वैल्यू होती है 2.303 लॉग बेस 10। आया समझ में? बहुत काम का है ये, हमें याद होगा, मतलब याद होना ही चाहिए। पूरी लॉगरिदम हमें याद होनी चाहिए, बहुत काम का है। अब समझिए, अगर मान लीजिए मेरे पास है ln2, तो मैं इसको क्या पढ़ूंगा? नेचुरल लॉग 2। और अगर मुझे इसको लॉग बेस 10 बनाना है तो मेरा आंसर हो जाएगा 2.303 लॉग 2, और यहाँ पर बेस में 10 आ जाएगा। आया समझ में? बताइए ln5 की वैल्यू क्या आएगी? नहीं, ये log 2 है बच्चे, सिंपल सा 2 है ये। हाँ, ये नीचे लिखा हुआ है ना, इसलिए आपको ऊपर दिख रहा होगा बस। बताइए ln5 की वैल्यू क्या आएगी? हाँ, 2.303 log 5 बेस 10। ठीक है, समझ में आ गया? इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, अब हम लॉगरिदम के कुछ लॉज पढ़ेंगे। जैसे एक्सपोनेंट के कुछ लॉज होते हैं, लॉगरिदम के अपने खुद के लॉ हैं। पहला है ln x इंटू वाई, तो इसकी वैल्यू आती है ln x प्लस ln y। दूसरा है हमारा ln x अपॉन वाई। अब समझिएगा, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किए थे तो वैल्यू क्या हुई है? प्लस। अगर मैं इनको डिवाइड करूं तो वैल्यू क्या होगी? यानी कि ये फॉर्मूला बन जाएगा ln x माइनस ln y। अगला हमें सीखना है ln x के पावर m। अब देखिए, पीछे वाले क्वेश्चन में पावर को कुछ नहीं था ना, यहाँ पर पावर है,
हम इसको ऐसे लिखते हैं m ln x, मतलब जो पावर है हम उसको सिंपल सा आगे लिख लेंगे और वैल्यू को सॉल्व कर देंगे। एक चीज़ और आपको कुछ काम पड़ेगा, फिलहाल तो नहीं, 1 2 3 कुछ वैल्यूज में लिख रहा हूँ उसको याद रखेंगे। एक नेचुरल लॉग में याद रखना है ln2, इसकी वैल्यू होती है 0.693। बाकी सारी वैल्यू आपको लॉग में याद रखनी है। या फिर एक वैल्यू और याद कर लीजिए, ln e की वैल्यू होती है 1। अब लॉग में हम बात करें, लॉग बेस 10 में, तो log 1 की वैल्यू होती है log 1 की वैल्यू हो जाएगी 0। अगला है log 2 बेस 10, इसकी वैल्यू होती है 0.3। कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार फिर से सुनिए, ये log 2 की वैल्यू है और ये नेचुरल log 2 की वैल्यू है, दोनों अलग हैं। अगला है हमारा log 3 की वैल्यू, दैट इज 0.47। अब मैं आगे अगर लिखूं इस पेज पे आ जाते हैं। अगला है हमारा log 4। अच्छा, log 4 को आप देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, log 2 के पावर 2। अभी आपने पढ़ा था log में अगर पावर है तो क्या मैं पावर को आगे लिख लूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 log 2। अब देखिए अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो क्या होगा, e होगा कि 10 होगा? 10 होगा, हम लिख ही देते हैं। तो ये हो गया हमारा log 2 की वैल्यू 2 ही रहने देंगे। log 2 की वैल्यू अभी मैंने पीछे लिखा था, बताइए देख के कौन सी होगी, 0.3 कि 0.693? हाँ, तो ये हो जाएगा 0.3, सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.6, यानी कि log 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.6। अब अगला हमारा log 5 की वैल्यू बेस 10 में, थोड़ा सा वेट करिएगा ना, ठीक है। देखिए log 5 की वैल्यू होती है हमारी 0.69, बट आप 0.7 याद रखिए, आसान से याद होगा। अगला है हमारा log 6 बेस 10। तो बताइए मैं log 6 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, log 2 इंटू 3। और अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था log m इंटू n की वैल्यू क्या थी, log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू मुझे पता है 0.3 आती है, log 3 की वैल्यू 0.47 आती है। अभी पीछे हमने लिखा था, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, तो ये वैल्यू हम डाल देंगे फटाफट और ये हो जाएगा 0.77, ये आ जाएगा। अगला हमारा log 7 है, log 7 बेस 10 की वैल्यू, इसकी वैल्यू डेसिमल में ज़्यादा होती है बट आप इसको ऐसे याद रखो 0.85। अगला है हमारा log 8, ये मैं चाहूँगा आप खुद से ट्राई करो। बताओ log 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 2 के पावर 3। आप इसे सॉल्व करो फटाफट, बताओ कितनी आ रही है वैल्यू। ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसकी वैल्यू आएगी 3 log 2, 3 को 3 रहने दें, log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, अभी पीछे हमने लिखा था, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.9 आया था। हेलो, आवाज़ आ रही है? अच्छा, अभी ठीक है। ठीक है, ये वाला सवाल आपको समझ में आया कि नहीं? अभी आप देख के कर सकते हो, ये तो याद करना है हमें। ये आगे समझ में आपको। 8 को मैंने 2 का क्यूब लिखा, फिर सॉल्व कर दिया मैंने। मैं चाहता हूँ आप इसको ट्राई करो खुद से, आप कर पाओगे। log 9 को आप क्या लिख लोगे, 3 का स्क्वायर। हाँ करिए।
log 3 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, उसकी वैल्यू होती है 0.47। मैं कहीं आपको बोल देता हूँ, आप यूज कर लीजिएगा। हाँ ये हो जाएगा 2 इंटू log 3 की वैल्यू होती है 0.47। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.94। और लास्ट log 10 बेस 10 की वैल्यू होती है 1। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जब भी ये दोनों वैल्यू सेम सेम होंगी ना, आंसर हमेशा 1 आएगा। आप देखिए मैंने एक ऐसा यहाँ पर भी यूज किया है, ये देखिए मैंने लिखा है ln e की वैल्यू 1 है। अगर ये नेचुरल लॉग है तो बेस में क्या होगा, 10 की e होगा। तो देखिए e और e सेम थे इसलिए 1 आया है यहाँ पर भी। समझ में आ गया सारी बातें? हाँ ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी याद करनी है, क्योंकि ये सब आपके लिए नहीं है। वैसे तो 11th में हम लोग प्रैक्टिस करके आते हैं तो दिक्कत नहीं होती है, बट अब अगर आपको याद नहीं है तो याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं? ठीक है, इसका भी हो गया होगा। अच्छा सारा आपने लिख लिया। अब एक बच्चा है ग्राफ वर्क। मैं आज कराऊंगी कल कराऊँ ग्राफ? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट लगेगा। कल कर दूँ? मैं सोच रहा था ना कल से अपने टॉपिक में आ जाता डायरेक्ट, और आज कराया रहूँगा तो कल मेरे। अच्छा अच्छा हाँ नेटवर्क इशू है ना, तो फिर एक क्लास को ओवर करते हैं, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।